डायरेक्शन कहने का मतलब मेरा भाई अगर स्लोप फिक्स है तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है ना, लाइन के तो दो डायरेक्शन होते हैं ना, मतलब लाइन फिक्स हो जाती है अगर स्लोप फिक्स है तो एक बात तो तय है कि ये जो अलजेब्राइक, एक बार में बात क्लियर होनी चाहिए, कोई पूछे कि यार ऐसी लाइन की इक्वेशन बता दो जो 2,4 से पास करती हो और डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। देखिए ध्यान से, यहां से एक बात अपने को समझ में आ रही होगी कि देखो y माइनस y1 की बात हो रही है, ठीक है ना, क्लियर है। एक और बात नोटिस कर ले, यहां से अपन स्लोप 2 हो गया, स्लोप अगर 2 हो गया तो इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है। x इंटरसेप्ट कितना है इसका, है भी कि नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि x का कोएफिशिएंट खट से अपने को स्लोप दे देता है। एक तो अनइक्वल में तो स्लोप कुछ भी हो सकता है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है स्लोप -1। अरे भाई मैं कह रहा हूं कितनी स्ट्रेट लाइन मार्केट में ऐसी हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो। एक छोटी सी टर्म है लोकस, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हो है ना। लोकस क्या है, एक पाथ है ना, पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट है ना, यही है लोकस, है ना, बता रखा है आपको वहां पे। मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बात कह रहा हूं बहुत ही मजेदार। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि एक पॉइंट है x1, y1, इस पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m हो, कितनी होंगी बताओ पहले तो। स्ट्रेट लाइन मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 and having slope m and having slope m, x1 y1 से पास करती हो और स्लोप m हो, कितनी स्ट्रेट लाइन होगी। स्लोप m का मतलब डायरेक्शन फिक्स हो गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दो डायरेक्शंस का सेम स्लोप नहीं होता। स्लोप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक यूनिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्लोप हो गया tan थीटा और थीटा तो भाई फिर एक डायरेक्शन आपने दे दिया तो थीटा तो मतलब एक डायरेक्शन देगा आपको, सीधी सी बात है ये तो, है ना। एक डायरेक्शन कहने का मतलब मेरा भाई अगर स्लोप फिक्स है तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है ना, लाइन के तो दो डायरेक्शन होते हैं ना, मतलब लाइन फिक्स हो जाती है अगर स्लोप फिक्स है तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि स्लोप फिक्स है तो फिक्स स्लोप की तो ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं और लाइन यहां से पास करती है तो एक ही लाइन संभव है, एक पॉइंट से पास होने वाली और एक फिक्स स्लोप वाली मात्र एक लाइन ही संभव है। एक तो ये हमको समझना होगा, लाइन सिर्फ एक संभव है। मेरा इंटरेस्ट है उस लाइन की इक्वेशन लिखने में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइन की इक्वेशन का मीनिंग क्या है। लाइन की इक्वेशन का मीनिंग है एक ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशन लिखना जिसमें x और y इस लाइन पे जो लाई करने वाले एक्स वाई हैं वो सेटिस्फाई करें और सिर्फ वही सेटिस्फाई करें, तो वो सिर्फ ये लाइन की ही इक्वेशन होगी, लाइन ही होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लो आप, इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लो आप, कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लो आप, एक बात तो तय है कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 की वैल्यू m मिलनी है। मिलनी है कि नहीं मिलनी है m, यस और नो, m मिलेगी।
तो एक बात तो तय है कि ये जो अलजेब्राइक इक्वेशन मैंने लिखी है, ये जो अलजेब्राइक इक्वेशन मैंने लिखी है, कौन से वाली, ये वाली, इस अलजेब्राइक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स और वाई इस लाइन के ही होने चाहिए, इस लाइन के ही होंगे। अगर मैं कहूं कि यार ये एक इक्वेशन है अलजेब्राइक, तो आप बोलोगे ज्योमेट्रिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो ठीक होगी बात बिल्कुल। तो मैंने आपको इक्वेशन लिख के दिखा दी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऐसी स्ट्रेट लाइन की लिख के दिखाई है, हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m and passing through x1 comma y1 and passing through x1 comma y1, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। किस चीज की पॉइंट स्लोप फॉर्म? स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे अगर अच्छे से कहा जाए तो, और अच्छे से कहा जाए तो, अच्छे से तो हमने ये भी कहा है, और अच्छे से कहा जाए तो हम बोलेंगे कि हमने बात की है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात की है इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ऐसा बोलेंगे तो और मजा आएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहना हो, एग्जाम्पल के तौर पे कहना हो कि यार एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बता दीजिए, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है, एक बार में बात क्लियर होनी चाहिए। कोई पूछे कि यार ऐसी लाइन की इक्वेशन बता दो जो 2,4 से पास करती हो और 45 डिग्री का एंगल बना रही हो यूं करके एक्स एक्सिस के साथ, तो आप बोलेंगे अभी निकाल देते हैं यार। 45 डिग्री का एंगल बना रही है, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू, है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना हो गया 1045 डिग्री और x माइनस x1, x1 कितना है 2, x माइनस x1, ठीक है। तो आप देखो y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, x माइनस 2, y को इधर लेके आओ, माइनस 4 को इधर लेके आओ, ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,4 हैविंग द इंक्लिनेशन 45 डिग्री। एक और बात यहां से साफ झलक रही है कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती हैं वो लीनियर इक्वेशन होती हैं एक्स वाई की। लाइन की इक्वेशन पहचाननी है तो देख लो एक्स वाई में लीनियर है कि नहीं, एक्स वाई में लीनियर है तो लाइन होगी, लाइन है तो लीनियर इक्वेशन होगी, बात सीधी सी है ना। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना बात एकदम। तो हमने लीनियर इक्वेशन पे फोकस कर लिया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की शकल कैसी दिखती है वो बात हमने यहां से कंक्लूड कर ली, और एक पॉइंट और स्लोप दे रखा हो तो टूट पड़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल देंगे, ठीक है, नोट करेंगे इस बात को अपन। तो ये क्लियर हो गया कि पॉइंट स्लोप अगर किसी लाइन का फिक्स तो लाइन फिक्स है, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि दो बिंदु हैं, ध्यान से सुनना, हमारे पास है दो पॉइंट्स, पॉइंट ए है x1 कोमा y1 और पॉइंट बी है x2 कोमा y2। दो बिंदुओं से कितनी स्ट्रेट लाइन पास करेंगी, एक ही करेगी, उसकी इक्वेशन लिखेंगे अभी अपन। अभी अपना इंटरेस्ट है इक्वेशन लिखने में पूरा का पूरा।
हम बात करना चाहते हैं डिफरेंट इक्वेशंस की, स्ट्रेट लाइंस की, कि ये दे रखा है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये वाली बातें दे रखी हैं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये वाली बातें दे रखी हैं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब ये बात करने वाले हैं अपन। और जब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आ गई तो एकदम मजा आ जाएगा। फिर अपन ज्योमेट्री के अंदर घुस गए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई होगी तो सबसे पहले तो पॉइंट का नाम लिखा x, y, फिर उसने लाइन का ही नाम लिख दिया x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। मतलब वो ज्योमेट्री का नाम रखता गया ताकि नामों से काम हो जाए। इसी वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूक्लिड ज्योमेट्री से डिफरेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर ज्योमेट्रिकल कर्व का एक अलजेब्राइक नाम है। पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल बात है, उसका नाम है 2,4। यहां पे ये स्ट्रेट लाइन थी, ज्योमेट्रिकल बात थी, नाम रख दिया x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर का एक अलजेब्राइक नाम रख दिया और बना दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि मैंने बताया था, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। खैर, तो बड़ी बातें हो गई, सिंपल बात करते हैं। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इक्वेशन निकालने में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हों, है ना, 2 पॉइंट अगर दे रखे होंगे तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेट लाइन तो फिक्स होगी। 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्ट्रेट लाइन तो फिक्स होगी। तो जानना चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बता सकते हैं अपन। 2 पॉइंट अगर फिक्स हैं, 2 पॉइंट अगर फिक्स हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, अभी जैसे निकाली थी इसी का प्रयोग कर लेते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, देखो एक पॉइंट तो फिक्स, ये वाला पॉइंट मालूम है, मान लो इसके रेफरेंस में लिखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और स्लोप निकाला जा सकता है, यहाँ पे स्लोप निकालना पड़ेगा, बस बात इतनी सी है। ये हो गई? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वहां स्लोप दिया था सीधा सीधा, यहाँ पे आप 2 पॉइंट दे रखे तो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, है ना, स्लोप क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यार, इस फॉर्मेट को भी अपन एकदम याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, passing through 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2। x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी है, ठीक है जी। और यहां तो बिल्कुल एकदम डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान से, यहां से एक बात अपने को समझ में आ रही होगी कि देखो y माइनस वाई वन की बात हो रही है, ठीक है ना, y माइनस वाई वन की बात हो रही है ना। और यहां एक नंबर आएगा, कोई स्लोप, जैसे कोई नंबर a बाय बी आ जाए, b बाय ए आ जाए, c बाय डी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इस नंबर को कुछ मान लिया मैंने a बाय बी बोल दिया, क्या बोल दिया, a बाय बी इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया, है ना। तो नंबर, इस ये नंबर बोल दिया मैंने। मतलब ऐसी शक्लों की जो इक्वेशन होंगी, ऐसी शक्लों की जो इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होंगी। क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होंगी। और आप यहां पे ध्यान से देखिए, b को अगर मैं उधर ले गया तो बी वाई माइनस बी वाई वन इक्वल टू ए एक्स माइनस ए एक्स वन। ध्यान से देखना आप, तो ये हो गया ए एक्स, है ना, ए एक्स माइनस बी वाई, है ना, और इसको भी उधर ही ले गया, प्लस बी वाई वन माइनस ए एक्स वन इक्वल टू 0। तो आप देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, x के बगल में कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट एक हो, कांस्टेंट टर्म हो, y के बगल में कोई कांस्टेंट टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, तो ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इस शकल की जितनी चीजें होंगी, लीनियर इक्वेशंस जो होंगी, वो मेरी क्या होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि यार ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या बोलते हैं इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल लुक कैसी है, लीनियर है लुक। तो इसको अपन ने बात कह दी कि यार ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा कि हम ये बात कहना चाहते हैं कि एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होगी एक्स और वाई में वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और इसका उल्टा भी सही है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, है ना। मतलब लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है ना। सीधी सी बात है। क्लियर हो गई भाई बात? क्लियर है? एक और बात नोटिस कर ले यहां से अपन, एक और बात नोटिस करते हैं, देखिए मजा आएगा। एक और बात नोटिस कर रहे हैं अपन, है ना। यहां से भी नोटिस कर सकते हो, मैं कह रहा हूं डायरेक्टली यहां से नोटिस करते हैं, है ना। जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है। ये बात ठीक है क्या कहना? मैं तो कह रहा हूं गलत है ये बात। x का कोफिशिएंट स्लोप होता है अगर y का कोफिशिएंट 1 हो तो। अब ठीक है, x का कोफिशिएंट स्लोप होता है अगर इस लुक में लिखी हो तो। इस लुक का मतलब y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y लेफ्ट में होना चाहिए और ये राइट में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। खैर मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता था कि मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से कि अगर कोई बोले कि यार मुझको एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप बता दो, ध्यान से सुनना। अगर कोई बोले मुझे कि ये स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, कोई कह दे कि ये स्ट्रेट लाइन है, मैं बोलूंगा हाँ। इसका स्लोप होगा? बिल्कुल होगा, लाइन है तो स्लोप भी होगा। स्लोप बता दो इसका। तो मैं उस भाई को बोलूंगा, यार ऐसा लिख लेते हैं, अपन इसको ऐसा लिख लेते हैं। और फिर अपन क्या करते हैं, 3 को नीचे ले जाते हैं, है ना। और फिर मैं उसको बोलूंगा बताओ क्या पूछ रहे थे। और ये जो क्वांटिटी है, अब मेरी हिम्मत हो पाएगी कि ये क्वांटिटी होगी स्लोप ऑफ अ लाइन। ये स्लोप होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मेरी स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा यार by को ऐसा लिखो माइनस ए एक्स माइनस सी, y को लिखो ऐसे माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। और बोलूंगा ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम स्लोप बोलेंगे। करेक्ट है? तो यहां इक्वेशन को देख करके अगर अपने को स्लोप बताना हो तो क्या बोलेंगे, माइनस ए बाई बी हो गया स्लोप। स्लोप बताना आना चाहिए। करेक्ट? ठीक है। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें और कर लेते हैं थोड़ी सी। आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मैं कहूं इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले मुझे एक बिंदु बताओ यार, कोई एक बिंदु बताओ जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। 1,1 1,1 बता दिया आपने। 1,1 क्यों? क्योंकि 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक और पॉइंट बताओ जो इस पे लाई कर रहा है। एक और पॉइंट इस पे बताओ जो इस पे लाई कर रहा हो, बता दो जल्दी से। है जी? x की वैल्यू 0 डाल दो, y कितना आया? x की वैल्यू 0 डालोगे तो y अपने आप आ गया 5/3, तो 0,5/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। y की वैल्यू 0 डाल दो, x आ गया 5/2। ये तो दो बड़े लविंग पॉइंट होते हैं। ठीक है। और बता दो कुछ पॉइंट्स जो इन पे इस पे लाई कर रहे हैं। y की वैल्यू मैं कह रहा हूं 1 डाल दो, ये लो। y की वैल्यू 1 डालोगे तो ये कितना हो गया, -2। उधर ले गए तो x कितना आ गया, अरे 1 1 तो आ ही गया। हाँ, और कुछ कर लेते हैं। y की वैल्यू 2 डाल दो, ये लो। 2 डालने में क्या दिक्कत आ रही है, y की वैल्यू 2 डाल दो। y की वैल्यू 2 डालोगे तो x आ गया -1/। ऐसे करके ये पॉइंट्स हैं, लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले सैकड़ों पॉइंट निकाल सकते हो आप। x पुट करते रहो, y निकलता रहेगा, y पुट करते रहो, x निकलता रहेगा, है ना। दीज आर सम पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दी स्ट्रेट लाइंस, है ना। है ना, ये पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं, लाइंग ऑन द लाइन। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूं तो ये लो, ड्रॉ करके इसकी पोजीशन देखते हैं कैसी होगी।
ड्रॉ करके इसकी पोजीशन देखते हैं कैसी होगी। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये दो बिंदु ड्रॉ करने में बहुत मदद करते हैं। ये दो बिंदु ड्रॉ करने में बहुत मदद करते हैं। आप 0,5/3 को अगर ट्रेस करोगे, 0,5/3 को अगर आप ट्रेस करोगे, ये होगा 0,5/3, ठीक लिखा। और 5/2, 0 को करोगे तो ये हो गया आपका 5/2, 0, 5/2, 0, ठीक है। और ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। तो कर दी अच्छी खासी, आपको लोकेशन सब कुछ समझ में आ गई स्ट्रेट लाइन कैसी है। आप देख लो इसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो 10 लेंगे उसका तो नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो स्लोप इसका नेगेटिव होना चाहिए। देखो नेगेटिव आ रहा है ना। ऐसे ही अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, क्या दिक्कत है, ऑब्जर्व जितना कर सके कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन की मुझे लगता है थोड़ी बहुत फील आनी चालू हो गई होगी, है। ड्रॉ करना समझ में आ गया, ड्रॉ करी हुई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन से ड्रॉ कर लो, स्लोप समझ में आ रहा है, किन बिंदुओं से पास कर रहे हैं। तो क्या समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। कुछ सवाल करेंगे तो और मजा आएगा, है ना, नोट करेंगे इन सारी चीजों को अपन। डन। अब देखो जरा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व अपन, है ना। दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये बना दी, मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक पॉइंट है 1,-1, ठीक है ना। मेरा इंटरेस्ट है ऐसी स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करो जो इस बिंदु से पास करती हो और इसके पैरेलल हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। अंग्रेजी में लिख देता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x plus 2y plus 5 equal to 0 and passing through 1, -1 and passing through 1, -1, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, बताइए कैसे करेंगे सॉल्व, सोचिए। और एक क्वेश्चन मेरा फिर और हो जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through 1, -1 and perpendicular to x plus 2y plus 5 equal to 0। दो छोटू प्रॉब्लम्स हैं ये, सॉल्व कीजिए इनको। तो ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो स्लोप सेम होगा, है ना। मतलब ये वाली जो लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो इस वाली लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो इसका स्लोप जो है m1 वो कितना है, -1/2। तो इसका जो m2 है वो -1/2 होगा। मतलब लाइन का जो स्लोप है वो हमें मिल गया -1/2। पॉइंट हमें मालूम है 1, -1। तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 करोगे तो +1 हो जाएगा, स्लोप इनटू x माइनस x1। तो देखो जरा, 2y प्लस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1, -x को लेफ्ट में लाओ, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका आंसर आ गया है। और नोटिस कीजिए एक छोटी सी क्यूट सी बात को कि हमारी गिवन स्ट्रेट लाइन की ये वाली टर्म्स और जो निकली है उसकी ये वाली दोनों टर्म्स बराबर हैं, बराबर है कि नहीं है। तो कोई स्मार्ट होता तो ऐसे कर देता सोल्व, वो बोलता कि यार ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी,
ए ऐसी करके, बोले कांस्टेंट टर्म का ही फर्क आएगा बस इनमें। और 1 कोमा -1 पुट करके देख लो कांस्टेंट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 1, तो सीधा 1 लिख के टिक मार देता, वो तो करता ही नहीं ऐसे। स्मार्ट अप्रोच हो सकती थी। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? पैरेलल लाइंस में ये वाली टर्म आपस में मैच कर जाती हैं, ये एक हमने ऑब्जर्वेशन यहां से ली है, इसको नोट करेंगे आगे, ठीक है। अब बात परपेंडिकुलर लाइंस की हो रही है, तो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो जाएगा। तो m इंटू, है ना, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसका m इंटू इसका स्लोप कितना है -1/2, तो ये -1 होना चाहिए, ठीक है। ये है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ये है स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन है। दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यार इनका प्रोडक्ट जो है -1 होना चाहिए। यहां से अगर अपन स्लोप की बात करें तो स्लोप हो गया 2। स्लोप कितना हो गया? स्लोप 2 हो गया। स्लोप अगर 2 हो गया तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y-y-1 करोगे तो y+1 हो जाएगा, स्लोप इनटू x - x1। कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहां पे भी दिखाऊंगा आपको मैं। 2x - y - 3 = 0 आंसर आ गया। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन दोनों को स्विचिंग करके साइन बदल दिया बीच में। अरे समझ में आ रही है क्या हुआ? इन दोनों की स्विचिंग करके साइन बदलोगे तभी तो जाकर के इमेजिन करो स्लोप मल्टीप्लाई होके -1 देंगे। अरे समझ में आ रही है क्या? है ना, समझ में? a बाय बी के साथ -b/a ही तो मल्टीप्लाई होगा। अरे समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो अगर ये बातें आपको समझ आ रही हैं, परपेंडिकुलर लाइन की आप इक्वेशन निकाल पा रहे हो, पैरेलल लाइन की इक्वेशन आप निकाल पा रहे हो, बेसिक टूल्स आपको बस जनरेट करके दे रहा हूं मैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, टूल्स की तरह काम करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे फिर अगर ये टूल्स आपके पास मौजूद होंगे तो हम यहां से ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यहां से एक बात नोटिस में अपने ले रहे हैं कि भाई देखो, ax + by + c1 के साथ पैरेलल में लाइंस लिखना चाहते हो ना, तो बस कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस मिलेगा उसके अंदर आपको, है ना। तो ये है आपको, है ना, इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस ऐसी दिखती हैं। इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस जो है वो ऐसी दिखेंगी। और भैया परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन आप देखोगे ना, तो अगर इसकी इक्वेशन ax + by + c1 = 0 है, तो नीचे वाले की सकल आपको bx - ay + c2 = 0 मिलेगी। करेक्ट है ना? तो ये यहां पे हैं इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। और यहां बात छिड़ ही गई है तो कुछ और बातें भी आपको बता देता हूं, आपको 9th-10th की थोड़ी याद दिलाने के लिए, कि दो लाइन एक प्लेन में कितने टाइप का बिहेवियर शो कर सकती हैं ना। 3 टाइप का। कैसे? या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना, हाँ, है ना, टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन may be या तो भाई ये वाला केस बन गया, इंटरसेक्टिंग होंगी। अच्छा, या फिर पैरेलल होंगी। ये लो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल आ गई, ठीक है, पैरेलल होंगी। ओके, और क्या होगा सीन? कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। परपेंडिकुलर भी ले लें क्या? ले लेते, परपेंडिकुलर भी लेते हैं, ऐसे ही मस्ती। इंटरसेक्टिंग का स्पेशल केस आ जाएगा वो तो। कोइंसिडेंट
कोइंसिडेंट बोले तो एक लाइन ये है और दूसरी भी यही है, दूसरी भी यही है, ये लो दूसरी भी यही है। ठीक है, कोइंसिडेंट हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का पता कैसे चलेगा अपने को? हाँ, मतलब क्या है कोइंसिडेंट लाइन में, मतलब अगर ये एक ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो दूसरी या तो डिट्टो ये होगी या फिर किसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रखा होगा। मतलब लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा ax प्लस लेमडा, अरे y लिखना चाहिए था यहाँ पे मेरे को, लेमडा ax प्लस लेमडा बी वाई प्लस लेमडा सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पैरेलल, तो पैरेलल में क्या सीन होगा? पैरेलल लाइंस में अगर मान लो इसकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, इसकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया ये वाला पोर्शन मैच करना चाहिए, मैच ना करे तो मल्टीपल भी हो सकता है ना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है ना, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, आप इसको बोल दो, देखो इसका स्लोप निकालो कितना है, माइनस b1 बाई a1 और इसका स्लोप माइनस b2 बाई a2, बराबर करोगे तो वही आ गया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। अरे समझ में आ रही है? लाइन पैरेलल कब होंगी? जब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, मगर आइडेंटिकल ना होने के लिए c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। स्लोप देख लो, मैं ये कह रहा हूं, पहली का स्लोप है माइनस a1 बाई b1, दूसरी का स्लोप है माइनस a2 बाई b2, माइनस से माइनस हट गया, a2 को इधर ले गए, b1 को उधर ले गए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। ज्योमेट्रिकली देखो हमने ये बात महसूस कर ली है, ये बोल रहा हूं, समझ में आ रही है? तो हम ये बात तो बोल ही देंगे कि यार लाइंस को पैरेलल होने के लिए इस बात का होना सही है। आपने तो लाइंस की बजाय इक्वेशंस के एंगल से उस बात को समझा था, आज हम लाइंस के एंगल से इस बात को समझ रहे हैं, कहानी वही है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो बहुत ही सीधी सी बात है कि लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो फिर इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना, सीधी बात है। a1 बाई a2 नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के, इतनी सी बात है कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन थी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। करेक्ट है ये सारी बातें, ये तो एकदम क्लियर है ही अपने को। ठीक है, चलिए फिर आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, है ना, और इंटरसेप्ट की भाषा में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा बात को, मैं एक लाइन बना रहा हूं, काफी लोग मैंने इंटरसेप्ट वाले सवालों में, इंटरसेप्ट वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज देखे हैं, पहले दिन ही अपना कंफ्यूजन जो है दूर हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक लाइन जब एक्स एक्सिस को काटती है और वाई एक्सिस को काटती है तो एक लेंथ यहां जनरेट होती है, ये वाली, और एक जो लेंथ है वो यहां पे जनरेट हो रही होती है, ये वाली। मगर लाइन अगर यहां काटती तो एक साइन भी जनरेट होता, लेंथ के साथ साथ एक डायरेक्शन भी पता चलता, पीछे की तरफ काट रही है, आगे की तरफ काट रही है। ठीक है, तो यहां वाला जो x कोऑर्डिनेट है ना, जैसे ये a,0 आ गई ना, और ये 0,b आ गई, बहुत ही सीधी भाषा में सीखना चाहो ना, इधर के x कोऑर्डिनेट को x इंटरसेप्ट बोलते हैं और इधर के y कोऑर्डिनेट को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, बस सीधी बात है ये। तो y कोऑर्डिनेट जो है ये माइनस प्लस दोनों हो सकता है, तो इंटरसेप्ट भी माइनस प्लस दोनों हो सकता है। ठीक है, या फिर इसको यूं बोल सकते हैं थोड़ा देसी अंदाज में कि दिस लेंथ अलोंग विद साइन, है ना,
this length along with sign is known as x-intercept. x-intercept, ये x-intercept है, और ये वाली जो लेंथ है, this length along with sign, this length along with sign is known as y इंटरसेप्ट। इसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो बात एकदम साफ है कि जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, उसकी वैल्यू a आ गई, और y इंटरसेप्ट जो है उसकी वैल्यू आ गई b। ठीक है, अब मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं स्ट्रेट लाइन की जिसका x इंटरसेप्ट a हो और y इंटरसेप्ट b हो। मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं निकालना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose x intercept is a and y intercept is equal to b, और y इंटरसेप्ट जो है उसका वो b हो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो क्या होगी। पहले तो स्लोप बता दो इसका क्या है, स्लोप बता दो इसका। स्लोप इसका है b माइनस 0/0 माइनस a माइनस b बाय a, है ना। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, तो वो हो गई y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस 0, है ना, या y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस ए भी कर सकते थे अपन, कैसे भी कर लो, आंसर वही आना है। ठीक है, तो यहां देखिए मैं इस b को नीचे ला रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। पहले बताओ कर सकता हूं क्या ऐसा करके, और ये जो a है इसको अगर करें तो ऐसे ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माइनस एक्स बाई ए। इस माइनस एक्स बाई को उधर ले गया तो प्लस एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी हो गया, -1 को राइट में ले जाके 1 हो गया। अरे समझ में आ रही है कितना फंडू यहाँ पे इक्वेशन आ गई कि भाई x बाय एक्स इंटरसेप्ट कर दो और प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट कर दो और इक्वल टू 1 कर दो, यही होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला करके हम ये बात इजीली यहां से नोटिस कर पा रहे हैं कि ये हमारी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, कुछ और बातें भी कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस का एक्स इंटरसेप्ट होता है क्या? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस का और वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेप्ट के ऊपर थोड़ी टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे आपको 3 टिप्पणियां करनी है। मैं 3 सिचुएशन यहाँ बना रहा हूँ, है ना, यहाँ पे 3 सिचुएशन बना रहा हूँ। आप जरा धैर्य के साथ मुझे बताना। है ना, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक तो मुझे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन, इनके इंटरसेप्ट के ऊपर थोड़ा ज्ञान बताएं, ज्ञान दें थोड़ा। ये स्ट्रेट लाइन एक बिंदु से पास कर रही है जो a,0 है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक बिंदु से पास कर रही है जो 0,b है।
और ये तो 0,0 से पास कर ही रही है ना। इनके इंटरसेप्ट बताइए जरा, इसका बताइए क्या सीन लग रहा है आपको। एक्स इंटरसेप्ट कितना है इसका, है भी कि नहीं है, है ए। वाई इंटरसेप्ट कितना, इन्फिनिटी है क्या है, नोट डिफाइंड भाई, नोट डिफाइंड। इन्फिनिटी तो तब बोलते ना जब इन्फिनिटी पे काट रही होती वाई को, ऐसा कुछ हो रहा होता तो कुछ करते बात ऐसी, मगर काट ही नहीं रही तो इसका मतलब इंटरसेप्ट तो भाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीन क्या बन रहा है, एक्स इंटरसेप्ट आपका नोट डिफाइंड हो गया है ना, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो, वाई इंटरसेप्ट जो है वो हो गया आपका बी। और यहाँ पे देखिए एक्स इंटरसेप्ट भी 0 है और वाई इंटरसेप्ट भी 0 है। मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसा संभव है कि एक्स इंटरसेप्ट 0 हो और वाई नॉन जीरो हो, एक्स इंटरसेप्ट 0 हो और वाई नॉन जीरो हो, ऐसा संभव है क्या, है जी। ऐसा संभव तब हो सकता है जब वाई एक्सिस हो, वाई इंटरसेप्ट डिफाइंड ही ना हो, है ना। अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 है और वाई डिफाइंड है तो 100% 0 होना पड़ेगा, वो लाइन 0 0 से पास करनी ही पड़ेगी। बात समझ आ रही है, चीजों को नोट कर लें। नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बड़ा सिंपल है ये, मतलब ना भी कराऊं तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसे ही बस लिखा होता सब जगह तो बस मैं भी करा देता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बस एक सीधी बात है। बात कुछ यूं है कि मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने देखा है बहुत जगहों पे है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मतलब कितना यूटिलाइज करते हो आप, है ना। बात बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बस है कि सब जगह y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करते हैं अपन, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि x का कोफिशिएंट खट से अपने को स्लोप दे देता है एक तो, है ना। हाँ, तो ये जो है ये हमारा स्लोप हो गया, और जब x 0 डालते हो तो y c आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात हो गई, ये मेरा y इंटरसेप्ट हो गया, ये मेरा हो गया y इंटरसेप्ट। तो इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म में एक और अपन यहाँ पे कुछ बातें और कर लेते हैं हल्की फुल्की। सुनिए, मैं कुछ केसेस बना रहा हूं, है ना। मैं आपको एक डायग्राम बना के दे रहा हूं, ये वाला, जिसके अंदर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। ठीक है जी, लेंथ बराबर है, ठीक है। और एक डायग्राम बना दिया मैंने ये वाला, जिसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो रही हैं। ठीक है, ऐसे करके दो डायग्राम तुमको लग रहा होगा मैं और बनाने वाला हूं, है ना। एक डायग्राम ये बना दिया जिसमें ये दोनों लेंथ बराबर हैं, और एक डायग्राम कुछ ऐसा बना दिया। मुझे आप बता दो इक्वल इंटरसेप्ट किस केस में है। यहां मैं आपसे दो दो सवाल पूछ रहा हूं हर केस में। पहले केस में सवाल ये है कि इक्वल इंटरसेप्ट है क्या, और दूसरा सवाल ये है लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मेरे दो यहाँ पे आपसे छोटे छोटे सवाल हैं, है ना। यहाँ पे भी सेम सवाल है कि इक्वल इंटरसेप्ट है क्या, और दूसरा, है ना, इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं क्या, और दूसरा इक्वली इंक्लाइंड है क्या, है ना। विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी दो सवाल हैं।
इक्वल इंटरसेप्ट इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस equal intercept equal intercepts equally inclined to coordinate axis। ठीक है, तो बताओ जरा, पहले में तो इक्वल इंटरसेप्ट है, यस। इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यस। इक्वली इंक्लाइंड तो मैं कह रहा हूं सब में कह दूं तो गलत है क्या? सब में है इक्वली इंक्लाइंड। तो इक्वल इंटरसेप्ट यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों है, नेगेटिव है, मगर इक्वल इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल इंटरसेप्ट नहीं होता, एक तो ये समझ लो, है ना। और दूसरा ये समझ लो कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट है स्लोप नेगेटिव होगा पक्का। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है स्लोप 100%। यहाँ पे देख लो एंगल जो बन रहा है वो कुछ यूं बन रहा है कि स्लोप जो है -1 आएगा। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब स्लोप -1 है। इस बात से सहमत है क्या आप लोग? ये कंक्लूजन यहां निकाल दिया मैंने। अनइक्वल में तो स्लोप कुछ भी हो सकता है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है स्लोप -1 और इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्लोप कितना है? इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्लोप कितना होगा? है जी, कुछ भी क्यों हो सकता है, या तो +1 होगा या -1 होगा यार, कुछ भी क्यों हो सकता है। अगर कोई बोलते स्ट्रेट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बोलेंगे या तो -1 स्लोप है या +1 स्लोप है, या तो ये वाले केसेस हैं +1 स्लोप वाले या ये वाले केसेस हैं -1 स्लोप वाले। तो ये दो बहुत ही शानदार यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखी हैं, क्वेश्चंस में काफी प्रयोग में आएंगी, तो वहां तुमको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरी में इस बात को एडिशनली मेंशन करके रख दिया। गॉट इट? क्लियर है बात एकदम फिट? चलो ये बढ़िया बात हो गई है ना। अच्छा ये अपने को क्लियर है। एक और नई फॉर्म सिखा रहा हूं मैं आपको, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना। सीखना बिल्कुल ध्यान से, बहुत ध्यान से, तमीज से सीखना। नॉर्मल, अच्छा क्वेश्चंस करेंगे इकट्ठे फिर मजा आएगा, सारी फॉर्म सीख लो एक बार। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म को परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं भाई। अब क्या है नॉर्मल फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, देखिए जरा, करते हैं बात अपन। ठीक है, अपन ने बना लिए अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस और तमीज से बना लेता हूं, ठीक है। और मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं खास किस्म की। खास किस्म की का क्या मतलब है? ऐसे ही सफेद सफेद, है ना। मुझे एक बात बताइए आप, कितनी स्ट्रेट लाइन मार्केट में ऐसी हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस p है? ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, p डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है मान लो। कितनी स्ट्रेट लाइन ऐसी हैं जिनका ओरिजिन से 2 डिस्टेंस है? कितनी है? कितनी है जी? ओरिजिन से डिस्टेंस 2 हो जिनका। अरे भाई मैं कह रहा हूं कितनी स्ट्रेट लाइन मार्केट में ऐसी हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो? मैं कह रहा हूं कि 2 रेडियस सर्कल वाली जितनी टेंजेंट बन रही हैं
सबका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 मिलेगा, इनफाइनाइट है। यस और नो? 2 यूनिट रेडियस का सर्कल मार दो आप, ये भी 2 मिलेगा, ये भी 2 मिलेगा, ये भी 2 मिलेगा। देर आर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2। सहमत हो इस बात से? अगर इससे सहमत हो तो आगे चलता हूं फिर मैं। ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस पे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो इस सर्कल की टेंजेंट बन रही होंगी। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक फिक्स पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पे जो लाइंस होंगी वो स्फीयर की टेंजेंट्स होंगी। ठीक है, तो अगर बातें समझ में आ रही हैं तो और बातें करते हैं, थोड़ी और बात को आगे लेकर के जाते हैं। तो ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे, तो ओरिजिन से पी डिस्टेंस के ऊपर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होंगी, ठीक है। मगर पी डिस्टेंस पे सच दैट ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती हो, अल्फा और पी फिक्स कर दूं तो लाइन फिक्स हो जाएगी क्या? अल्फा और पी फिक्स कर दूं तो लाइन फिक्स हो जाएगी, है ना? पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर with positive x एक्सिस। ठीक है, अगर लाइन एक ही है तो मुझे उसकी इक्वेशन बता दो क्या होगी, ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया क्या है मेरा? मैं कह रहा हूं अगर अल्फा फिक्स है, पी फिक्स है तो लाइन फिक्स हो जाएगी। मुझको इस लाइन की इक्वेशन बतला दीजिए आप। लाइन की इक्वेशन बतला देंगे अगर ये बिंदु हमको पता चल जाए तो। बिंदु पता चल जाएंगे अगर ये लेंथ हमको कोई बतला दे तो। ट्रिग्नोमेट्री से एक लेंथ एंगल मालूम तो दूसरी लेंथ तो निकल सकती है ना? इसका x इंटरसेप्ट 1 मिनट के लिए मैं a ले लेता हूं, इसका y इंटरसेप्ट 1 मिनट के लिए मैं b ले लेता हूं। तो एक बात तो साफ है कि इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो कोस एल्फा p अपॉन a हो जाएगा। कोस एल्फा p अपॉन a हो जाएगा। जो a है वो हो जाएगा p सीकेंट एल्फा। यस और नो? ए हो जाएगा p सीकेंट एल्फा। ओके, ये एल्फा है तो 90 माइनस एल्फा होगा और ये मेरा एल्फा हो जाएगा। इधर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो साइन एल्फा p अपॉन b हो जाएगा। इधर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो साइन एल्फा p अपॉन b हो जाएगा। और यहां से अगर आप b की बात करोगे तो p कोसेक एल्फा हो जाएगा। यस और नो? है ना? ए और बी निकाल लिया पी और एल्फा की टर्म में। इंटरसेप्ट पता चल गए तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी जा सकती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप लिखोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखोगे तो याद करो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 को। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट कितना है जी? p sec एल्फा। और y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है? p कोसेक एल्फा इक्वल टू 1। थोड़ी तमीज यहाँ पे दिखाई जाए तो p से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड में p हो जाएगा। सेक एल्फा को ऊपर भेज दिया तो ये हो गया x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू p। क्या आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन अपनी आई है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
दिस इज द स्टैंडर्ड लुक ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड लुक का मतलब है जिसमें परपेंडिकुलर राइट साइड में हो, बाकी चीजें लेफ्ट साइड में हो। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर राइट साइड में है तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, है ना। और नॉर्मल फॉर्म ये है ही, है ना, नॉर्मल फॉर्म है भाई, नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिख लीजिए। सो क्वेश्चन हमारे पास है कि x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इसको हमें परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनिए, बड़ी मस्त मस्त बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं, उन बातों से काफी कुछ चीजें आगे भी सीखने वाले हैं। अगर हम परपेंडिकुलर फॉर्म की बात करें तो परपेंडिकुलर फॉर्म की शक्ल ऐसी होती है कि x के बगल वाली चीज कोस अल्फा होती है और y के बगल वाली चीज साइन अल्फा होती है, और राइट साइड में परपेंडिकुलर p होता है, परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर इस शक्ल में किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो p है, p ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस होता है p, और है ना p जो है वो ये डिस्टेंस है, और ये जो एंगल है इसको अपन अल्फा बोलते हैं। ठीक है, राइट साइड में कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और पॉजिटिव होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है मैं इसको राइट में लेकर के जा रहा हूं, और मैं इसको पॉजिटिव अगर बना दूंगा तो मेरी कोशिश परपेंडिकुलर बनाने की तरफ चलेगी। फिर आगे समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपको? ठीक है, मेरा काम क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चीज बना देना, x के बगल में कोस अल्फा और y के बगल में साइन अल्फा को लाना। तो सबसे पहला स्टेप है कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर के जाओ, है ना, ब्रिंग द कांस्टेंट टर्म इन राइट हैंड साइड, ब्रिंग द कांस्टेंट टर्म इन राइट हैंड साइड। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर के जाया जाए। स्टेप नंबर 2, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो और रूट कर दो। कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया √5 आ गया। तो √5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। जब आप √5 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, √5, अच्छा, ब्रिंग द कांस्टेंट टर्म इन राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव, ऐसा कर लेते हैं, एंड मेक इट पॉजिटिव, ये भी लिखो जरा, मेक इट पॉजिटिव। तो जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा कि भाई इसको पॉजिटिव करने का मतलब तो ये हो गया, ये -x + 2y = 3, है ना, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, नाउ x का कोफिशिएंट है आपका -1 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है +2 का होल स्क्वायर, इसका रूट करोगे तो √5 आ गया। दोनों तरफ √5 से डिवाइड करो, दोनों तरफ जब हम √5 से डिवाइड करेंगे तो -1/√5x +2/√5y = 3/√5 हो गया, है ना। ये दो स्टेप करते ही आपको ऑटोमेटिक फीलिंग आनी चालू हो जाएगी, अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक से छोटी क्वांटिटी हो, -1 से बड़ी क्वांटिटी हो। इसको देख के ऐसा लगेगा कि जैसे ये -1 से 1 के बीच की चीज हो। ये कोस अल्फा ऑटोमेटिकली बन गया है, ये साइन अल्फा ऑटोमेटिकली बन गया है, ये परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बन गया है। आप देख लो ये परपेंडिकुलर फॉर्म बन गई है। मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय √a² + b²। दोनों तरफ मैंने √a² + b² से डिवाइड किया है। यहां पे दो स्टेप की प्रॉब्लम है, एक तो ब्रिंग द कांस्टेंट टर्म इन राइट हैंड साइड, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर के जाओ और पॉजिटिव बना दो। दूसरा डिवाइड कर दो दोनों तरफ √a² + b² से। ऐसा करते देखिए आपके सामने एकदम मजा आ गया होगा आपको। ये चीज आप कोस अल्फा की नजरों से देख सकते हो, और
ऑटोमेटिकली कोस अल्फा से साइन अल्फा निकालोगे तो यही मिलेगा आपको, ये चीज ऑटोमेटिकली साइन अल्फा मिल जाएगी। भाई परपेंडिकुलर फॉर्म का क्या मतलब है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कुछ यूं होना चाहिए कि सम ऑफ स्क्वायर्स 1 होना चाहिए, है ना। तो राइट साइड में जो भी क्वांटिटी आएगी ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बनना ही होगा उसको, है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये जो शक्ल मैंने लिखी है ये है परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं पूछूं इस वाली स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है तो कितना बताओगे? 3/√5। तो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना आ गया एक स्ट्रेट लाइन का, आपको एक स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना आ गया। सहमत हो इस बात से? अरे सहमत हो क्या, है ना। आराम से ऑब्जर्व कीजिए। भाई ये चीज क्या है, ये परपेंडिकुलर पी हो गई ना, ये चीज परपेंडिकुलर पी हो गई। पी क्या है, डिस्टेंस है ओरिजिन से, डिस्टेंस है ओरिजिन से पी। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियरली समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं तो स्टेप्स क्लियर है ना एकदम, परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, आपको 3 वर्टेक्स जो है ट्राइंगल के उनके कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं, है ना, और ट्राइंगल के एंगल्स बताने हैं, ठीक है। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। वेयर ए जो है, ए जो है वो है 2,3, वेयर ए इज 2,3, बी जो है वो है आपका 7,3 एंड सी जो है वो है 3,8, ठीक है। सी है मेरा 3,8। तो इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की थोड़ी चर्चा कर दो। चलो देखते हैं जरा, करते हैं सॉल्व, है ना। एक अच्छा डायग्राम जो होता है ना वो बहुत ही हेल्पफुल होता है भाई। एक अच्छा डायग्राम जो होता है, और एक कहावत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ट्राई टू ड्रॉ अ नियर टू एग्जैक्ट डायग्राम। एग्जैक्ट तो नहीं ड्रॉ कर सकते लेकिन अप्रोक्सीमेटली सही डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। फीलिंग आ जाए, ताकि फीलिंग सही वाली आ जाए, ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो। तो यहाँ पे 2,3 है, तो कहीं ए रहा होगा 2,3, है ना। ए रहा होगा 2,3, बी रहा होगा आपका 7,3। अब ये जो ए बी लाइन है इसके स्लोप को बोल देता हूं m1। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो 0 रहता है, 0। अब एक पॉइंट है C 3,8, मतलब कुछ यहां मिलेगा, यहां मिलेगा 3,8। डायग्राम से मैं एक दावा कर सकता हूं कि ट्राइंगल एक्यूट है 100%। ड्रॉ करते एक दावा तो हो गया, है ना, कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल इज एक्यूट, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये वाला दावा हो गया, बढ़िया हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाली लाइन का स्लोप बता देंगे यार अपन, कोऑर्डिनेट पता है तो, है ना। 8 - 3 अपॉन 3 - 7, 5 अपॉन -4। अपन कह रहे हैं कि ये वाली लाइन का भी स्लोप बता देंगे अपन। 8 - 3 डिवाइड बाय 3 - 2, 5 आ गया स्लोप। हम जानते हैं कि ये एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला
होता है tan A इज इक्वल टू, एक्यूट एंगल है ये पता ही है, तो m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3, ये लग जाएगा फॉर्मूला। m1 0 हो गया तो मजा आ गया, m3 ही आंसर। तो tan A, m3 है 5, तो ट्रायंगल का एंगल A पता चल गया tan इनवर्स 5। ठीक है जी, एंगल A पता चल गया, एंगल B भी पता चल जाएगा यार। एंगल B के लिए मुझको tan B का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई। कितना है, B एंगल बना है m1 m2 स्लोप का सहारा लेकर के। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कैलकुलेशन यहाँ पे काफी इजी हो रही है क्योंकि मेरा m1 0 है। तो ये 0 है तो सीधा एंगल ही बन रहा है, और क्या बन रहा है ये, है ना, स्लोप ही एंगल देने का काम करेगा। 5/4, तो B हो गया मेरा tan इनवर्स 5/4। और tan C की भी बात कर लेते हैं जी। tan C के लिए m2 m3 का सहारा लेना पड़ेगा जी आपको। m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। तो यहां से tan C की बात करें, m2 है मेरा -5/4 माइनस m3 है 5 अपॉन 1 प्लस -5/4 इंटू -5। तो tan C हो गया यहाँ पे +5 है ना, +5 +5। तो यहाँ हो गया आपका -25/4 डिवाइड बाय, ये हो गया आपका -21/4। तो आप बोल सकते हैं कि जी एंगल सी भी मिल गया मेरे को tan इनवर्स 25/21। ठीक है, एक बात बताओ, अगर tan इनवर्स 5 को, tan इनवर्स 5/4 को tan इनवर्स 25/21 को जोड़ोगे तो पाई आ जाएगा, आ जाएगा। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो सकता है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इनवर्स एंगल्स को कैसे जोड़ते हैं, ये 12वीं क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, आपको तो बताया जाएगा। ऐसे एक फील दे रहा था आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या करने वाले हैं अपन। समझ में आ रही है क्या बात, है ना, सिंपल है बिल्कुल एकदम। स्लोप का इस्तेमाल करके जो कल हमने एंगल निकालने का फॉर्मूला सीखा था, उस फॉर्मूले को उपयोग में लाना सीखा है। ठीक है जी, लिख लीजिए।